हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फंजाई यानी कवक जगत के बारे में। पिछले क्लास में हमने कवकों के बारे में जनन की विधियों का पढ़ा था कि कवक में किस किस प्रकार की जनन विधियां पाई जाती है। कवक में अलैंगिक, लैंगिक तथा कायिक जनन तीनों पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है विभाजन, विभाजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, कोनिडिया या क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा होता है। विभाजन और मुकुलन हमने पढ़ा था कि यीस्ट बैक्टीरिया में होता है तथा यीस्ट बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव है उसमें विभाजन या मुकुलन बर्ड्स बन जाते हैं, उस प्रकार का जनन होता है। हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बना था हमने चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा पढ़ा था। अचल तथा करना, करना यानी कि कोनिडिया द्वारा बीजाणुओं में जनन होता है। तो हमने पढ़ा था चल बीजाणुओं में भी एक पक्षमाभी तथा द्विपक्षमाभी के बारे में पढ़ा था। एक पक्षमाभी सिनेकोट्राइकम में होता है, एक पक्षमार्ग पाया जाता है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। और द्विपक्षमार्ग पाए जाते हैं, ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये सिप्रोगोनिया में ऐसा जनन होता है। चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन की हमने विधियां पढ़ी थी कि केंद्रक शलयन होता है, कोशिका द्रव्य शलयन होता है, या अदृश्य सूत्रण होता है ना। ये सब हमने जनन की जो विधियां थी वो हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। इस क्लास में हम जो 4 वर्ग बता रहे थे, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज, जो ये 4 वर्ग है उनके बारे में हम पढ़ेंगे तथा इनके जो उपयोग या कवकों का जो उपयोग है वह भी हम पढ़ते जाएंगे साथ के साथ में। और हानिकारक प्रभाव यानी कि इनसे कौन सी बीमारियां होती है ये भी हम साथ में ही पढ़ते जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज जो होता है इसे हम कहते हैं एल्गल फंजाई, क्योंकि ये हरे शैवाल के जैसे होते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं एल्गल फंजाई बोलते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो फंजाई की स्ट्रक्चर होती है तो ये जो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं यही ऐसे सदस्य होते हैं जिसमें पट्ट नहीं पाया जाता है तथा बहुत सारे केंद्रक नहीं होते हैं। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं वो अपट्टीय होते हैं। अपट्टी होते हैं तथा इनमें जननांग जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, यानी जो जनन अंग होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें कौन सा जनन पाया जाता है, इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जननांग पूर्ण विकसित होते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा है फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ये जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जल में भी रह सकते हैं तथा स्थल में भी पाए जाते हैं। ये पट रहित, इनमें पट नहीं पाया जाता है। पट यानी सेप्टा, पट किसको बोलते हैं, सेप्टा को। पट को इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टा। तो ये पट रहित होते हैं तथा सहकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिका पाई जाती है। लेकिन ये बहुकेंद्रिक नहीं होते, इसमें बहुत सारे केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जननांग जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं, यानी जो जनन अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ये अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इसमें अलैंगिक प्रकार का जनन भी होता है, यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य आदि प्रकार का जनन भी होता है तथा लैंगिक प्रकार तथा अलैंगिक प्रकार, चल अचल बीजाणु आदि के द्वारा भी जनन होता है। तो ये लैंगिक और अलैंगिक प्रकार के दोनों प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है। तो हमने पढ़ लिया। और इसके उदाहरण है म्यूकर और राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस जो होते हैं वो रोटी पर उगने वाले कवक होते हैं, यानी कि स्लाइम मोल्ड होते हैं। रोटी पर उगने वाले ब्रेड मोल्ड होते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या था, जो हमने पढ़ा था जीवाणु। जीवाणु में जो हमने पढ़ा था सबसे पहले स्लाइम मोल्ड के बारे में ही हमने पढ़ा था कि ये है जो होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। ये सब हमने स्लाइम मोल्ड उसमें पढ़ा था। इसमें तो है ब्रेड मोल्ड, यानी रोटी पर जो कवक पाया जाता है। म्यूकर और राइजोपस जो कवक पाए जाते हैं। रोटी पर कवक कैसे पाया जाता है, रोटी को हम 2-4 दिन रख लेते हैं तो उस पर एक फंगस आ जाती है। जो फंगस रूपी संरचना होती है, ये फंगस कोई हम कवक कहते हैं। फूंद जो आ जाती है वो कौन से कवकों के द्वारा आती है, म्यूकर के द्वारा और राइजोपस के द्वारा। तो इसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एल्बुको नामक एक कवक होता है, वो सरसों पे परजीवी के रूप में होता है, यानी सरसों के ऊपर व्हाइट जो संरचना आ जाती है वो एक परजीवी होता है, कवक होता है एल्बुको। इसके कारण फसल खराब होने लग जाती है। तो ये एल्बुको जो होता है सरसों पर परजीवी होता है।
परजीवी तो मतलब समझ ही गए कि जो अपने एल्बू कवक जो होता है वो सरसों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज को सेक बीजाणु, सेक फंजाई भी कहते हैं, यानी सेक कवक भी कहते हैं। इसमें सेक रूपी संरचना बन जाती है, इसलिए हम इसको सेक फंजाई भी कहते हैं। ये मर्तजीवी भी होते हैं तथा अपघटक व परजीवी भी होते हैं। ये मर्तजीवी कैसे होते हैं? ये सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। सहजीवी दूसरे पादपों या दूसरे के ऊपर दूसरे ऊपर निर्भर होकर, डिपेंड होकर उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तथा परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों का भक्षण कर लेते हैं। ये परजीवी भी होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लट्ठों पर पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। तथा इसकी उदाहरण है यीस्ट तथा पेनिसिलियम। यीस्ट जो है इसे बेकरी कवक भी कहते हैं। यीस्ट का उपयोग जो होता है बियर बनाने में भी करते हैं। डबल रोटी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी यीस्ट जो फंजाई होता है इसका उपयोग क्या करते हैं? हम किण्वन की क्रिया करा देते हैं तथा शराब या बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यीस्ट बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है तथा यीस्ट का उपयोग ही हम डबल रोटी को बनाने में भी करते हैं। तो ये यीस्ट का बेकरी फंजाई भी कहते हैं हम। ठीक है, तो यीस्ट जो हो गया ये एक कोशिकीय होता है तथा इसका उपयोग हम डबल रोटी बनाने में तथा ये बियर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो यीस्ट हो गया तथा पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यीस्ट की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलियम की खोज की थी तथा ये क्या काम आती है? ये हमारे एंटीबायोटिक दवाई होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां लिखते हैं, वो पेनिसिलियम होती है। तथा पेनिसिलियम जो होती है उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। किससे करी थी? ये करी थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक पादप से औषधि प्राप्त करी थी। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ये भी एक क्या है? कवक ही है, तो इसका उपयोग ये हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो यीस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया। इनमें कवक पट्टी कवक सूत्र होते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि फंजाई की जो स्ट्रक्चर थी उसमें पट होते हैं तथा बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो ये पट्टी कवक सूत्र होते हैं, यानी कि सिर्फ फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सभी जो तीनों वर्ग है उनमें पट्टीय संरचना पाई जाती है तथा वे सभी बहुकेंद्रिक होते हैं। तो ये पट्टी और कवक सूत्र होते हैं। अलैंगिक जो जनन होता है वो बीजाणु में कोनिडिया द्वारा होता है। जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि कोनिडिया किसे कहते हैं? एक संरचना इस प्रकार से बन जाती है फंजाई में, उसे हम कोनिडिया कहते हैं। तो अलैंगिक जो बीजाणु होता है इसमें एस्कोमाइसिटीज में, सेक बीजाणु में, सेक फंजाई में, तो ये क्या होता है? अलैंगिक जनन जो होता है कोनिडिया द्वारा होता है और लैंगिक जो बीजाणु होता है वो एस्कस द्वारा होता है। यानी एस्कस बीजाणु एस्कस जैसे संरचना बन जाती है तो ये एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में पट नहीं पाए जाते, इसमें पट पाए जाते हैं। तो हमने यीस्ट और पेनिसिलियम का उपयोग भी पढ़ लिया है। तो इसके उदाहरण है एस्परजीलस, क्लेविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा। ये इसके एस्कोमाइसिटीज के सदस्य है। तो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य एस्परजीलस जो होता है, एस्परजीलस कवक होता है कि हमारे लिए हानिकारक होता है। हानिकारक कैसे होता है? ये हमारे फेफड़ों में जाकर फेफड़ों को संक्रमित कर लेता है। शरीर में जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों को जाकर संक्रमित कर लेता है। इससे हमें श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने में समस्या होती है तथा ये नाक गले में रोग उत्पन्न कर लेता है। तो एस्परजीलस हमारे लिए हानिकारक कवक हो गया। क्लेविसेप्स जो है, क्लेविसेप्स से एलएसडी नामक पदार्थ बनाया जाता है। ये विभ्रमकारी पदार्थ होता है, यानी कि अत्यंत नशीला पदार्थ होता है। लाइसर्जिक डाइथैलेमाइड होता है ये। तो क्लेविसेप्स से हम ये एलएसडी बनाते हैं। ये अत्यंत विभ्रमकारी पदार्थ होता है। न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग क्या करता है? न्यूरोस्पोरा का ये हमारे लिए लाभदायक है। जैव रासायनिक क्रियाओं में या आनुवांशिक प्रयोगों में हम न्यूरोस्पोरा का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए न्यूरोस्पोरा का उपयोग आनुवांशिक अनुप्रयोग में करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के सदस्य एस्परजिलस के बारे में हमने पढ़ लिया, ये हमारे फेफड़ों में रोग उत्पन्न करता है। क्लेविसेप्स के बारे में पढ़ लिया, जिससे LSD नामक पदार्थ बनाया जाता है, वो अत्यंत विभ्रमकारी पदार्थ होता है। तथा न्यूरोस्पोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग अपन अनुवांशिकी प्रयोग में करते हैं तथा जैव रासायनिक अनुप्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे ये दो सदस्य हो गए फाइकोमाइसिटीज तथा एस्कोमाइसिटीज। तीसरा हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहते हैं। इसमें बेसिडियम बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा बेसिडियम बीजाणु जो होते हैं वो इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन मतलब लैंगिक जनन पाया जाता है लेकिन लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक शलयन के द्वारा जनन होता है तथा बेसिडियम रूपी संरचना बन जाती है। उससे 4 बेसिडियम बन जाते हैं और चारों बेसिडियम मिलकर नए कवक का निर्माण कर देते हैं। तो इसे हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। इसमें कवक सूत्र पट्टी होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर तीनों वर्गों के सदस्य होते हैं वो पट्टियां होते हैं तथा बहुकेंद्र के होते हैं। इसलिए मिट्टी में लट्ठों वृक्ष की शाखाओं तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में होते हैं। यानी सजीव जो पादप होते हैं, सजीव निर्जीव, हमने पिछली क्लास में हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था। तो ये पादपों के अंदर परजीवी के रूप में होते हैं। अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं। इनमें अलैंगिक जो बीजाणु होते हैं नहीं बनते, लेकिन जो जनन होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। जो कवक होता है वो 2 या 3 भागों से खंडित यानी टूट जाता है तथा हर एक जो पार्ट होता है वो अलग कवकों का निर्माण कर लेता है। यानी कि कोई कवक है, ये तंतु है, कवक तंतु है, ये 2-3 भागों में टूट गया तथा ये हर एक भाग जो होता है वो अलग कवक का निर्माण कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, बीजाणु तो नहीं बनते, अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते, लेकिन खंडन विधि द्वारा इनमें जनन हो जाता है। इनमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं। लैंगिक अंग जो होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, किंतु जीन संलयन द्वारा, जीन संलयन या केंद्रक संलयन यानी कि 7 केंद्रकों का संलयन हो जाता है। ये 2 केंद्रक है और नए कवक का निर्माण, ये बीच में से टूट के नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो केंद्रक संलयन द्वारा इनमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, यानी लेकिन जीन संलयन के द्वारा इनमें बेसिडियम बन जाते हैं। बेसिडियम से केंद्रक संलयन है तो मियोसिस कहते हैं। और बेसिडियम जो होते हैं वो 4 चतुष्क प्रकार के 4 बीजाणु बना देते हैं, 1, 2, 3 और 4, और ये चारों अलग अलग कवक का निर्माण कर लेते हैं। मियोसिस होता है जिसमें 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं और यह सब नए कवकों का निर्माण कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है एगेरिकस, ऑस्ट्रिलेगो और पक्सीनिया। पक्सीनिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेहूं के रूप फंजाई के रूप में होता है। यानी गेहूं में जो रोग उत्पन्न करता है, पक्सीनिया जो होता है वो गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। गेहूं में रस्ट नामक रोग उत्पन्न कर लेता है। गेहूं का ये परजीवी होता है पक्सीनिया। ओसिटोलेगो जो होता है ये भी रोग उत्पन्न करता है और एगेरिकस होता है ये भी रोग उत्पन्न करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे पक्सीनिया क्योंकि ये गेहूं में रोग उत्पन्न कर लेता है। और ये जो ओसिटोलेगो होता है वो मस्ट नामक रोग जो होता है वो उत्पन्न कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, इसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है अपूर्ण कवक होता है। इसको अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं? क्यों अपूर्ण कवक होता है? क्योंकि इसमें पट्ट पाए जाते हैं, बहुकेंद्र की संरचनाएं पाई जाती है, कवकों के तंतु पाए जाते हैं, किंतु इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का नहीं होता है। इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसको अपूर्ण कवक कहते हैं या फंजाई इम्परफेक्टी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और जब इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है तो फिर इसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख दिया जाएगा। इसके जो उदाहरण है कोलिटोटाइकम, ट्राइकोडर्मा तथा ऑल्टरनेरिया है। ऑल्टरनेरिया जो होता है, ऑल्टरनेरिया पोटैटो में अर्ली ब्लाइटिंग रोग उत्पन्न कर लेता है। ऑल्टरनेरिया नामक जो कवक होता है। कोलिटोटाइकम होता है वो गन्ने में लाल धारियां रोग उत्पन्न कर लेता है, यानी कि जो गन्ना होता है उसमें लाल धारियां उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये कोलिटोटाइकम हो गया। और टाइकोडर्मा होता है वो मनुष्य में दाद उत्पन्न करता है। दाद और जो खुजली होती है वो भी हमारे कवक के कारण होती है। और टाइकोडर्मा जो होता है वो रिंगवर्म नामक रोग उत्पन्न कर लेता है।
जिससे हमारे शरीर में दाद खुजली उत्पन्न होने लग जाती है। तो आज हमने कवकों के चारों वर्गों के बारे में पढ़ा था, यानी फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़े थे म्यूकर और राइजोपस, ये जो रोटी पर उगने वाले कवक होते हैं, ये सारे उदाहरण हमें याद करने हैं। तथा ये एल्बुको के बारे में पढ़ा था, ये जो सरसों के ऊपर परजीवी के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हमने एस्कोमाइसीटीज के बारे में, इसे सेक फंजाई भी कहते हैं। तथा ये जो होता है यीस्ट एक कोशिकीय संरचना होती है, इससे बियर का निर्माण होता है तथा इसे डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक पादप से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे लिए प्रथम एंटीबायोटिक बनाई थी। तो ये पेनिसिलियम के बारे में हमने पढ़ा था। एस्परजिलस है, इसी का ही उदाहरण है एस्कोमाइसीटीज में। एस्परजिलस है जो हमारे फेफड़ों में रोग उत्पन्न कर लेता है और हमारे नाक और गले में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और क्लेविसेप्स से इससे एलएसडी नामक पदार्थ बनाया जाता है, लाइसर्जिक डाइएथैलेमाइड बनाया जाता है। इससे क्या होता है, एक विभ्रमकारी पदार्थ होता है जिससे बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है, ये बनाया जाता है। न्यूरोस्पोरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। न्यूरोस्पोरा से क्या होता है, अनुवांशिक प्रयोग में या जैव रासायनिक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था बेसिडोमाइसीटीज को क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये नम मिट्टी में या लट्ठों में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिडियम रूपी संरचना बन जाती है, लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें झीन से लयन हो जाता है तथा 4 बेसिडियम संरचना बन जाती है। उससे हर जो बेसिडियम होता है वो अलग प्रकार मतलब नए कवक को जन्म दे देता है। इसके हमने उदाहरण पढ़े थे एगेरिकस, ऑस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया से हमने बोला था ये गेहूं के ऊपर रोग उत्पन्न कर लेता है, इससे स्मट रोग हो जाता है। एगेरिकस से भी कोई रोग उत्पन्न होता है। तो हमने ये सब पढ़े थे। फिर हमने चौथा पढ़ा था ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम बोलते हैं अपूर्ण कवक। अपूर्ण कवक क्यों बोलते हैं हमने पढ़ा था, क्यों, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको अपूर्ण कवक बोलते हैं। फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, इससे होता है हमारे ऑल्टरनेरिया यानी पोटेटो यानी आलू। अर्ली ब्राइट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है अल्टरनेरिया से। फिर हमने पढ़ा था कोलेटोट्राइकम, इससे गन्ने में लाल दारियां उत्पन्न हो जाती है। और टाइकोडर्मा, इससे हमें मनुष्य में दांत खुजली हो जाती है, रिंगवर्म नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमने आज पढ़े कवकों के बारे में। कवक हमारा अध्याय कवक का जो जगत था, फंजाई जगत, वो हमारा आज पूरा हो गया है तथा इससे होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। कई कवक ऐसे होते हैं जो हमारे पनीर बनाने में भी काम आते हैं, यानी कवक का उपयोग हम पनीर बनाने में भी करते हैं। इससे कई बीमारियां भी होती है, ये हमने भी पढ़ा है। हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में जो इसी चैप्टर में है। और तीसरे जो अध्याय में हम पढ़ेंगे पादप जगत और चौथे में पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में।